नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या होगा अगर सुप्रीम कोर्ट कोयला ब्लॉक्स के आवंटन को रद्द कर दे? जो कोयला ब्लॉक अवैध तरीके से आवंटित किए गए, क्या उनके बरकरार रखने की कोई कानूनी या नैतिक संभावना बनती है? जिस दिन ये फैसला आया था उस दिन सीमेंट, बिजली और स्टील कंपनियों के शेयर गिरने लगे थे, इस आशंका में कि कहीं लाखों करोड़ रुपए के निवेश अधर में न पड़ जाएं। पावर कंपनियों के शेयर तो 7% तक गिर गए। वैसे शेयर तो तब भी गिर जाते हैं जब कोई फैसला नहीं आता है। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93 से अब तक जितने भी कोल ब्लॉक्स आवंटित हुए हैं सभी अवैध हैं। इस दौरान 289 कंपनियों के बीच 218 कोल ब्लॉक्स बांटे गए थे। अगर इनके लाइसेंस रद्द हो गए तो जाहिर है 289 कंपनियों पर असर पड़ सकता है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि सभी कंपनियां कोयला खदान लेकर वहां खनन वगैरह करने लगी हैं। केवल 40 कोल ब्लॉक्स में ही उत्पादन शुरू हो सका है और हर कंपनी को कोयला खदान विकसित करने के लिए 3 से 4.5 साल का वक्त दिया गया था, मगर 188 खदानों में तो कोई उत्पादन ही नहीं हुआ। तो इनके लाइसेंस रद्द कर देने से असर जरूर कंपनियों पर पड़ेगा, मगर कोयला उत्पादन या कोयले से बिजली उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा? क्यों ना जिन्होंने राजनेता नौकरशाही की साठगांठ से अवैध तरीके से लाइसेंस हासिल किए और उत्पादन भी नहीं किया, उन्हें सजा दी जाए। जबकि सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में यही दलील दी है कि बिजली का उत्पादन करने के लिए नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना जरूरी था ताकि जनता को बिजली मिल सके। इसीलिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ये कोल ब्लॉक्स दिए गए। लेकिन हुआ क्या? बिजली भी सस्ती नहीं हुई, ना बिजली पैदा हुई। दावा किया जाता है कि भारत में 2.5 लाख मेगावाट के प्लांट्स लगे हुए हैं अब तक, और कभी भी भारत में 1,35,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली का उत्पादन नहीं हुआ, ऐसे दावा किया जाता है। बिजली के उत्पादन में 90% योगदान एनटीपीसी और एनएचपीसी जैसी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का है। प्राइवेट कंपनियों का योगदान वैसे भी कम है, जिन्हें 1993 से प्रोत्साहित किया जा रहा है। कड़वा सच यह भी है कि बिजली तो है, मगर हमारे बिजली बोर्ड खरीद नहीं पाते क्योंकि बिजली सस्ती नहीं मिलती। अगर आप यह सोच रहे हैं कि कोयले की कमी से उत्पादन नहीं हो रहा, तो इसके जवाब में यह दावा किया जाता है कि कोयले की कोई कमी नहीं है। अगर आप महंगी बिजली खरीदने के लिए तैयार हो जाएं तो शायद यह कमी तुरंत पूरी हो सके। कोयला उत्पादन में प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारी क्या है? 2013-14 के साल में 54 करोड़ टन कोयले का उत्पादन बताया जाता है, जिनमें निजी कंपनियों ने सिर्फ 4 करोड़ टन कोयले का उत्पादन किया। बाकी 50 करोड़ कोल इंडिया जैसी सार्वजनिक कंपनियों ने किया। ये आंकड़े इशारा करते हैं कि लाइसेंस रद्द होंगे तो कोयले के उत्पादन पर खास असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मगर 4 करोड़ टन कोयला भी कम नहीं होता, खासतौर पर जब हमने पिछले साल 117 करोड़ टन आयात किया। अब सवाल उठता है कि क्या सारे कोल ब्लॉक्स आवंटन रद्द कर दिए जाएं, या जिनमें खनन शुरू नहीं हुआ उनके लाइसेंस रद्द हों, या जो चल रहे हैं उन पर भारी जुर्माना लगे। कोयला ब्लॉक सीआईएल को दे दिया जाए। यह बताया गया था कि सीआईएल तो कोयले के उत्पादन में सक्षम नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों ने ही कौन सी बाजी मार ली। एक तर्क यह दिया जाता है कि पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर जो कोल ब्लॉक्स दिए गए उससे भी सीआईएल की संभावना सीमित हो गई। कंपनियों का दावा है कि 2,86,000 करोड़ रुपए तक का निवेश हो चुका है उनका। आवंटन अगर रद्द हो गया तो निवेश के माहौल पर असर पड़ेगा, बिजली और महंगी हो जाएगी, उत्पादन भी कम हो जाएगा। लेकिन क्या इससे पहले इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि सीएजी ने जो 1,86,000 करोड़ के अनुमानित नुकसान का दावा किया था उसकी वसूली कैसे हो? आखिर देश की जनता ने भी तो घाटा झेला है। कंपनियों के निवेश के तर्क के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जवाब ही खड़ा हो जाता है, जिसमें दावा किया गया है कि 2,86,000 करोड़ रुपए में से 8,800 करोड़ ही कोल ब्लॉक्स पर खर्च हुए हैं। बाकी 2,77,000 करोड़ जो हैं वो सीमेंट, बिजली, स्टील प्लांट बनाने में लगे। इसका मतलब सारा पैसा खदानों में नहीं लगा, लेकिन ये खदान सीमेंट, बिजली और स्टील के उत्पादन के लिए भी दिए गए थे। अगर हम सीमेंट, स्टील को भी शामिल कर लें उनके उत्पादन को, तब क्या कोयला ब्लॉक्स रद्द करने से नुकसान बड़ा नहीं हो जाएगा? एक ब्लॉक रद्द होगा तो नया लेने के लिए कंपनियों को फिर से निवेश करना पड़ेगा, फिर से नीलामी की प्रक्रिया से गुजरनी होगी। रही बात बिजली की, तो उत्तर प्रदेश ही बिजली की कमी से तड़प रहा है। नेताओं के लिए भले ही लव जिहाद हो, मगर जनता के लिए बिजली फसाद का कारण है। आगरा में बिजली की लगातार कटौती से लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। वहां रोज 12 से 16 घंटे की कटौती बताई जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश है कि वहां 24 घंटे बिजली मिले। आगरा ही नहीं, यूपी के कई जिलों में, लगभग सारे जिलों में यही स्थिति है। बिजली तो चाहिए, लेकिन जिस तरह कोयला उद्योग फिर से अनिश्चितता की तरफ जा रहा है, क्या वो अच्छा है? अगर हम विकास के लिए अवैध तरीकों को जरूरी मान लें तो क्या वही दलील नहीं होगी कि ग्रोथ है तो करप्शन भी होगा? एक आरोप यह भी था कि कोयला ब्लॉक्स जिन कंपनियों को मिला उनके भाव शेयर बाजार में खूब चढ़े, जिसका लाभ उन्हें मिला।
पूर्व कोयला सचिव पीसी पारक भी कहते हैं कि लाइसेंस रद्द हो गए तो देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। क्या वाकई असर पड़ने वाला है? इनके उत्पादन ना करने से देश की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ उसकी गिनती आप कैसे करेंगे? अवैध तरीके से हुए आवंटन में जो अर्थव्यवस्था में काला धन पैदा हुआ होगा उसकी गिनती कैसे होगी? सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा हम सलाह नहीं दे सकते, मगर यह अनुमान तो लगा सकते हैं कि जो भी फैसला होगा उसका क्या असर हो सकता है। तो प्राइम टाइम में हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी हैं, आप संयोजक हैं ऊर्जा सेल बीजेपी के और इस विषय में आपकी काफ़ी अच्छी जानकारी है। सुदीप श्रीवास्तव हैं, आप उन याचिकाकर्ताओं में से एक हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और एक तारीख की सुनवाई के बाद आ सकता है। सलमान सोज साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और प्रशांत भूषण साहब हैं, आप इस मामले के वकील हैं और याचिकाकर्ता भी हैं। डॉक्टर रंजीत मेहता हैं, निदेशक पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। नरेंद्र तनेजा जी, हम ही जानना चाहते हैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूँ कि अगर ये कहें और ये उम्मीद जताएं कि इनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाना चाहिए और कुछ नहीं होगा, नए तरीके से आवंटन होगा तो और अच्छा होगा देश के लिए। देखिए, इसके दो पहलू हैं रवीश। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इलीगल शब्द का प्रयोग किया है, और ये बात सच है कि कोई भी उद्योग हो, अगर उसकी बुनियाद आप बहुत ईमानदारी पे नहीं रखते हैं, अगर बुनियाद कमजोर होगी, बुनियाद ईमानदारी पे नहीं होगी, उसको बहुत आगे ले जाना मुश्किल होता है। अब सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था ये कहती है तो उसको हमको गंभीरता से लेना पड़ेगा, लेकिन साथ में हमको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या जो इस समय, चूंकि हमारे देश में ज्यादातर बिजली का उत्पादन वो कोयले से होता है, और 15% सिर्फ वो खदानें हैं, जो माइंस हैं, जो कि वास्तव में प्रोडक्शन में गई हैं, मतलब लगभग 85% तो वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अब देखना ये होगा कि ये जो 15% हैं, यहां पे ये देखा जाए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आता है फैसला अंततः 1 तारीख को कि भाई हमने ये सब रद्द कर दिया, तो फिर ये देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के साथ मिल करके कि अगर वहां से जो कोयले का उत्पादन हो रहा है और उसकी साथ में डिलीवरी बिजली निर्माण के लिए वो चलती रहे। लेकिन एक बात मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, वो ये है कि अगर इतने समय से, लगभग 20 साल से ये चल रहा है, साथ में ये भी देखना पड़ेगा उस समय जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में मंत्री थे या जो अधिकारी थे, क्या उनको कानून के बारे में नहीं पता था? और तो आ रहा था, नहीं 8 साल लग गए उस कानून के आने में, वही मेरी बात। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ जो सब कुछ चलता रहा, पूरा सफर चलता रहा। अच्छा, उसके बाद भी ये कि भाई 85% जो माइंस दी गई उनमें कोई काम शुरू नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि उसमें ये देखना पड़े। अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम ये रहेगा, एक तरफ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसकी जो स्पिरिट है, जो भावना है, उसका सम्मान किया जाए, और इस मौके को, ये जो आज दिन जो हम लोग देख रहे हैं, जो मौका देख रहे हैं, इसको एक तरफ जो जहां से उत्पादन हो रहा है वो कोयला मिलता रहे, जिससे कोई भी बिजली का निर्माण ना रुके, उसकी व्यवस्था को ये सुप्रीम कोर्ट साथ मिलकर उसको। आप राजनीतिक दल से भी ताल्लुक रखते हैं, चुनाव से पहले यही बताया गया कि पहले जो 20 साल की प्रक्रियाएं थी वो गलत प्रक्रियाएं थी, और खासकर जो यूपीए के 10 साल की प्रक्रिया थी जिससे देश को 1,86,000 करोड़ का चूना लगा। तो जनता बड़ी सदमे में चली गई कि इतनी बड़ी लूट हो रही है। तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि फिर क्यों ना उसको रद्द किया? अब आप कह रहे हैं कि 20 साल से चला आ रहा है तो वो ठीक है। नहीं, माफ कीजिएगा, उस प्रक्रिया पे भी कह रहे हैं। नहीं रवीश, क्योंकि अगर ये अवैध है तो फिर तो प्रशांत भूषण जी अगला सवाल करेंगे कि क्रिमिनल चार्जेस क्या हैं इसके। रवीश, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि कोई भी चीज जिसकी बुनियाद ईमानदारी पे नहीं है, तो वो बुनियाद ईमानदारी पे रखना बहुत आवश्यक होता है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करता है उसका सम्मान हो, और ये जो आज हाल एक तरफ हमारे पास विकल्प नहीं, और दूसरी तरफ ये कि ये सुप्रीम कोर्ट साथ के मिल के ये देखा जाए, जो थोड़ा बहुत 15% जगह से माइन से जो उत्पादन हो रहा है, वहीं रद्द हो जाए तो क्या हो सकता है? अगर वो रद्द हो जाता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल बना करके ये देखती रहेगी कि जब तक कि इसका आगे दोबारा इसका ऑक्शन नहीं होता है, एक पारदर्शी तरीके से उत्पादन चलता रहे, जिससे बिजली के निर्माण में किसी तरह की बाधा ना आए। लेकिन साथ में एक बात मैं और यहां कहना चाहूंगा कि इसको, इस आज की ये जो समय और ये हालात जो बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए के वजह से, सुप्रीम कोर्ट के लिए कृतज्ञ होना चाहिए लोगों को। तो मुझे लगता है कि इसको यूज किया जाए जिससे कि कोल सेक्टर, पूरे कोल सेक्टर को रिफॉर्म किया जा सके, आधुनिकरण किया जा सके, जिससे दोबारा देश को इस तरह के जो दिन है वो ना देखने पड़े। ठीक है, मैं एक बार और डॉक्टर रंजीत मेहता जी के साथ, मैंने ये दोनों पक्ष में थोड़ा सा मैं ले लेना चाहता हूं। रंजीत मेहता जी, जो तनेजा साहब कह रहे हैं कि 15% जो हैं उनको रद्द करने के बजाय ये देखा जाए कि उनका उत्पादन चलता रहे, ठीक है,
क्या ये व्यवस्था आपके लिए ठीक है या क्यों नहीं? आप भी एक उद्योग से आते हैं और नरेंद्र तनेजा भी कह रहे हैं कि इसकी बुनियाद चूंकि ईमानदारी से हो, तो क्यों ना एक बार सोचा जाए कि एक बार में ये सब रद्द हो, सारी कंपनियां जो डिफॉल्टर हैं इसमें जिन्होंने गलत काम किया है उनको सज़ा मिले, जो अधिकारी हैं वो भी जेल जाएं, अगर अवैध हैं तो इतने से तो छुट्टी मिलेगी नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब होना चाहिए? क्योंकि देखिए बैंकों में भी बहुत सारी सरकार की एजेंसियां फ्रॉड पकड़ रही हैं, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 40,000 करोड़, इससे अर्थव्यवस्था चौपट तो नहीं हो रही है। तो फिर कोयले ब्लॉक्स में भी हम कैसे मान लें कि वहां पकड़ा जाएगा तो चौपट हो जाएगा सब? देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो कोल आज अगर हिंदुस्तान में आज जो है हमारे जो पावर प्लांट चल रहे हैं, हाँ। वो जो 2/3 जो सप्लाई है वो कोल से चलते हैं जो पावर प्लांट्स हैं। हाँ। और ये मामला सिंस सुप्रीम कोर्ट में है, तो इसलिए जो कोर्ट ने अभी इसमें हमें देखना पड़ेगा, क्लैरिटी कोर्ट से आनी है। और पावर सेक्टर पिछले कई सालों से एक ऐसी स्थिति में है कि जो कि एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो ये एक मैं समझता हूं कि जो इनिशियली शुरुआत में इससे जरूर हमारे जो कंपनीज हैं और एक पावर सेक्टर में ओवरऑल इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन हमें देखना है कि सेक्टर को अगर हमें लाइन पे लाना है, इसके लिए क्लैरिटी की जरूरत है। कि इंडस्ट्री को तो चाहिए कोयला, फ्यूल चाहिए। अगर पावर है कि बिना पावर के कोई भी चीज चलेगी नहीं, इंडस्ट्री का जो कारोबार है रुक जाएगा। तो हमें अगर फ्यूल चाहिए इंडस्ट्री को, तो उसमें अगर एक क्लैरिटी आ जाए कोर्ट की तरफ से और कहीं से क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, तो मैं समझता हूं इसमें ये ठीक रहेगा कि एक प्रॉपर गाइडलाइन इसमें कोर्ट अगर तय करेगी तो ये सबके लिए एक अच्छा होगा। सबके लिए अच्छा होगा। मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि लाइसेंस रद्द ना हो या लाइसेंस रद्द हो तो उसके बजाय वैकल्पिक व्यवस्था हो। देखिए, सबसे पहले तो अभी कोर्ट ने कोई लाइसेंस रद्द किए नहीं है, इसमें अभी फैसला आना है। लेकिन कोर्ट ने ये बोला है कि जो ये आवंटन है एक आर्बिट्रेटरी है, इलीगल है। तो हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और जो भी कोर्ट, मैं समझता हूं कि इससे ये सभी को इस बात का अंदेशा है कि जो भी फैसला आएगा वो जनता के हक में होगा, इंडस्ट्री के हक में होगा और सबके हक में होगा। हमें देखना पड़ेगा कि अगर आज पावर जो कोल की सप्लाई अगर रुक जाती है, उससे सिर्फ इंडस्ट्री में ही फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि आम जनता को भी इससे फर्क पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज की जो प्राइसेस हैं, हर चीज का जो एक इकोनॉमी है उससे आम जनता भी जुड़ी हुई है। तो हमें इस बात का इंतजार करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जब इसमें सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी तो वो सबके हक में ठीक होगा। सुदीप, इससे पहले मैं प्रशांत जी और सलमान के पास जाऊँ, मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूँ कि 2G में स्पेक्ट्रम तो रद्द हो ही गया था, है ना? वो खैर ठीक है, एक सेक्टर की तुलना आप दूसरे सेक्टर से नहीं कर सकते। लेकिन अभी रंजीत साहब जो कह रहे थे कि आम जनता को तकलीफों को देखना पड़ेगा, कि चीज़ें महंगी हो सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट ये सब क्यों देखे? देखिए, तो ये तो एक अलग हिस्सा है कि सुप्रीम कोर्ट ये सब क्यों देखे। सुप्रीम कोर्ट कानून पे चलेगा और कानून पे चलता है। मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि ये जो कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होने वाला है, ये जो कहा जा रहा है कि 2,86,000 करोड़ का निवेश है इन स्टेक पर, ये सारी बातें गलत है। अच्छा, हियरिंग के दौरान जब खुद अटॉर्नी जनरल इस 2,86,000 करोड़ के निवेश को बता रहे थे, तो हम लोगों ने पॉइंट आउट किया कि ये जो फिगर्स दिए गए हैं ये पूरी तरह फेक है। इसलिए फेक है कि समान क्षमता के प्लांटों के फिगर में एक जगह 500 करोड़ लिखा है, दूसरी जगह 22,000 करोड़ रुपए लिखा है। इतना अंतर है। खुद माने वहां मजाक की स्थिति बन गई। और जजेस ने, हो सकता है एक जगह भजनपुरा का मशीन हो और एक जगह जापान की मशीन हो। ऑनरेबल जजेस ने ये तक कमेंट किया कि ऐसा तो नहीं कि कहीं करोड़ है कहीं मिलियन है। अल्टीमेटली सरकार ने, माने एजी अटॉर्नी जनरल ने कोल सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी जो बैठे थे उनसे पूछकर ये कहा कि ये वेरीफाइड फिगर नहीं है। ये फिगर सारे के सारे, जो 2,86,000 करोड़ का फिगर है, ये कंपनियों के द्वारा सबमिट सीए सर्टिफिकेट पे बेस्ड है। ठीक है। हाँ, कोर्ट इसीलिए जिस दिन जजमेंट दिया उस दिन भी ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि ये जो फिगर्स हैं ये अनवेरिफाइड है। ये उनका ऑब्जर्वेशन था उस दिन भी। तो इसलिए उनकी ये चिंता करना या ये एक तरह से बचने का है कि कहीं रद्द करने में के क्रम में अदालत कहीं सजा ना सुना दे, तो उस डर से कि हाँ मतलब हमारा निवेश चला जाएगा। एक तो हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा ये है
कि कुल बिजली जो जनरेट हो रही है उसमें 65% बिजली कोयले से है। कोयले से पैदा होने वाली कुल बिजली में अभी केवल 5% बिजली कैप्टिव कोल ब्लॉक के थ्रू आ रही है। अच्छा, जो विवादित है। हाँ, जो 5%। हाँ, वो भी बहुत हो सकती है ना। 5% में हो सकता है कि दिल्ली में अंधेरा हो जाए 10 दिनों के लिए। अगर आप स्पॉन्ज आयरन की बात करें तो 8% स्पॉन्ज आयरन प्रभावित है। ठीक है। हाँ। सीमेंट 0% है, क्योंकि सीमेंट में अभी कोई प्रोडक्शन कैप्टिव कोल ब्लॉक से नहीं हो रहा है। ठीक है। जो ये समस्या है कि इसका असर ज्यादातर पावर पे पड़ेगा। 5% और 8%। 8%। ठीक है। और मैं इसमें तनेजा जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। हाँ। जब 73 में नेशनलाइजेशन हुआ था कोल का, हाँ। तो सरकार ने 710 खदानों को एक्वायर किया था। हाँ। और वो जजमेंट में भी है कि 710 खदानें एक्वायर हुई। ठीक है। हाँ। 710 खदानों को उन्होंने एक्वायर करके सक्सेसफुली चलाया और कोल इंडिया जैसी बड़ी कंपनी बनाई। हाँ। आज कोल इंडिया 462 खदानें चला रही है। हाँ। और ये केवल 39 ऐसे ब्लॉक हैं जो प्रोडक्शन में हैं। ये बहुत अच्छे से कोल इंडिया चला सकती है और कोयला उन्हीं प्लांटों को सप्लाई करेगी जो इससे लिंक है। मतलब ये जो विवादित हैं उनको उठाकर दे सकती है, जो तनेजा साहब कह रहे हैं कि अंतर केवल ये होगा कि उनको मुफ्त का कोयला मिलने के बजाय कोयला खरीदना पड़ेगा। हाँ। जो बाकी लोग खरीद रहे हैं, 95% बिजली बनाने वाले जिस रेट पे खरीद रहे हैं, हाँ, उसी रेट पर इनको मिलेगा। ठीक है। मैं अभी प्रशांत जी से लौट के आऊंगा तो जो निवेश वाला डेटा है कि जो उसको लेके ये बड़ा बनाया जा रहा है कि असर पड़ेगा, इस पे आप और रंजीत साहब बोलेगा। प्रशांत भूषण साहब, तो आपने इस केस की लड़ाई लड़ी है और मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि आपको उसका श्रेय नहीं मिल रहा था, लेकिन क्या कीजिएगा, श्रेय लेके असर हो जाना चाहिए सिर्फ आपके काम का। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर ये रद्द है, अगर ये अवैध है, तो इसके आपराधिक मामले क्या क्या बनते हैं? क्या किसी इस आशंका से आप जायज़ मानते हैं कि अगर इन सब को क्रिमिनलाइज कर दें, इनका मान लिया जाए कि अपराध हुआ है और रद्द कर दें, तो देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, तो इसलिए ऐसा ना किया जाए? और ऐसा ना किया जाए तो क्या जो इन घोटालों में लोग शामिल हैं उन्हें कोई देशभक्त के खिताब से नवाजा जाए, ये सब किया जाएगा? या इसके आपराधिक मामले क्या क्या बनते हैं कि अगर आप जैसे अवैध कहते हैं तो ये मामला सिर्फ रद्द होने पर ही टिकता है या और किन्हीं धाराओं तक भी पहुंचता है जहां जेल वगैरह की जो भयानक संभावनाएं होती हैं, आशंकाएं, वो आपको नजर आती हैं? सर रवीश जी, इसमें आपराधिक मामलों की अलग से जांच हो रही है। वो सीबीआई जांच कर रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कर रही है। उसमें कई केसेस में अभी एफआईआर फाइल करे गए हैं, कुछ केसेस अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के स्टेज पर हैं। बहुत कम केसेस में चार्जशीट फाइल करे गए हैं और जो चार्जशीट भी फाइल करे गए हैं वो काफी कमजोर चार्जशीट्स हैं। हाँ। इसमें हम ये देख रहे हैं कि सीबीआई और खासकर सीबीआई डायरेक्टर की तरफ से ये कोशिश करी जा रही है कि कम से कम मामलों में एफआईआर फाइल करी जाए, कम से कम मामलों में चार्जशीट फाइल करी जाए। और इस तरह से सीबीआई की तरफ से भी इसमें थोड़ा ढील दी जा रही है। लेकिन ये तो खैर आपराधिक मामलों की बात है। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि चाहे अपराध का मामला बनता हो या ना बनता हो, ये बात तो बिल्कुल तय है कि ये जो आवंटन किए गए ये बिल्कुल गैर कानूनी, आर्बिट्ररी, नेपोटिस्टिक तरीके से करे गए, जिसमें कि ये नहीं देखा गया, ये नहीं, इसका कोई आकलन नहीं किया गया कि भाई जिन लोगों ने अप्लाई किया है इनमें से कौन बेहतर है। वो लोग जो क्लेम कर रहे थे अपने बारे में कि हमने ये एंड यूज का प्लांट लगा लिया है, सीमेंट का, स्टील का प्लांट लगा लिया है, उसको कोई वेरीफाई नहीं किया गया। बहुत सारे ऐसे लोगों को आवंटन कर दिया गया जो बिल्कुल इनएलिजिबल थे। कुछ ऐसे लोगों को आवंटन कर दिया गया जो कि मंत्रियों के नजदीक थे, वगैरह वगैरह। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सारे आवंटन रद्द हैं। अब मीडिया में बहुत दिन से ये डिबेट चल रहा है और खासकर ये इंडस्ट्री की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इनको रद्द ना करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया है और हम लोग कोशिश करेंगे, ये मतलब इंडस्ट्री जिनको लीज मिली, जिनको आवंटन मिले हुए हैं, वो लोग कह रहे हैं हम लोग कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट को ये कहने की कि इनको फिर भी रद्द ना किया जाए। अब ऐसा तो खैर हो नहीं सकता
कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ ये बोल दे कि भाई ये गैर कानूनी है और उनको रद्द ना करे। सवाल सिर्फ इतना है कि जिन लोगों ने इसमें खदानें शुरू कर दी हैं और जिनकी खदानें चल रही हैं, जो कि आपको बताया गया सिर्फ 15% केसेस में है, और जिनका टोटल प्रोडक्शन करीब 4 करोड़ टन है, जो कि हिंदुस्तान के पूरा प्रोडक्शन जो कि 60 करोड़ टन से 65 करोड़ टन करीब कोयले का प्रोडक्शन है, उसमें से 4 करोड़ टन शायद प्रोडक्शन इन जितनी खदानें इनमें से चल रही हैं उनमें से हो रहा है। अब इसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि अगर इनको भी बंद कर दिया गया तो फिर देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी वगैरह वगैरह। इस तरह का आर्ग्यूमेंट हम देखते हैं लगातार यूज किया जाता है। 2008 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी विश्व में, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने सारी बेईमानी करी थी, जिन्होंने तरह तरह के घोटाले किए थे, उनको बचाने के लिए भी यही दलील दी गई थी और उनको फिर लाखों करोड़ सरकार ने, अमेरिका की सरकार ने दे भी दिया था उनको बचाने के लिए, ये कह के कि अगर इनको बचाया नहीं गया तो अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। ठीक है। और ये सब जब किया जाता है तो वही चीज चलती रहती है। पहली बात तो कोई अर्थव्यवस्था इससे तहस नहस नहीं होने वाली, क्योंकि सिर्फ 4% कोयले का प्रोडक्शन इन खदानों में हो रहा है इस देश के, सिर्फ 4%। और उसमें भी अगर आप, जैसे सुदीप ने बोला कि आप कोल इंडिया को दे दें तो वो तुरंत उसका प्रोडक्शन चालू रह सकता है। कोल इंडिया को ना भी दें, अगर आप तुरंत उसको ऑक्शन कर दें तो जो नया जिसको मिलेगा वो उसका प्रोडक्शन चालू रख सकता है। तो इसलिए ये सब जो दलील दी जा रही है इनको बचाने के लिए कि भाई अगर ये बंद कर दिए गए तो अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी, बिल्कुल बेबुनियाद है। और अगर इस तरह से इनको बचाया गया तो फिर यही व्यवस्था चलती रहेगी, इसी तरह की लूट खसोट चलती रहेगी जिस तरह से अभी हमने देखा कि हुई। और फिर वो एक साल तक लगातार जनता को बताना कि 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो उसकी वसूली का कुछ तो कहीं से तो कोई गुंजाइश उसकी निकलनी चाहिए। सलमान सोज साहब, आपकी पार्टी के स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर इन फैसलों के संदर्भ में कोई नजरिया बन पाया है कि, क्योंकि जिस उदारीकरण के नाम पर और जिस सक्षमता के नाम पर आप इन प्राइवेट कंपनियों को सपोर्ट कर रहे थे, 21 साल 1993 से लेकर 2010 तक अगर सबको जोड़ लिया जाए तो लगभग इन 20-21 सालों में, 17-18 सालों में कोई नतीजा तो निकला नहीं, सिर्फ ये 4 करोड़ टन का उत्पादन हुआ है। देखिए, इस वक्त जैसे तनेजा जी ने पहले शुरुआत की, ये एक मौका है हिंदुस्तान के लिए अपनी कोल पॉलिसी को और अपने पावर पॉलिसी को किसी एक रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ाने के लिए। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को सही एक हिसाब से एक रिलायबल डायरेक्शन देने के लिए अभी हमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वेट करना पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरिम ऑब्जर्वेशंस है उनमें ये एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई जो पॉलिसी 1993 में इख्तियार की गई थी, उस टाइम के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि भाई हम उसको अब जुडिशली ये नहीं कह सकते वो गलत पॉलिसी थी। पॉलिसी उस टाइम के लिए ठीक थी, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन में जो इन सालों में प्रॉब्लम्स आई हैं, वो इलीगल चीजें जो हुई हैं उनकी रेमेडी ढूंढनी पड़ेगी। अब रेमेडी को भी आप अगर देखेंगे, थोड़ी इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक तो यह कि जिन लोगों ने प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं की तो वो एक साइड पे, और जिन्होंने प्रोडक्शन शुरू की वो एक साइड पे। एक तो इसमें हमें क्रिमिनलिटी को देखना है। अगर क्रिमिनलिटी है तो अकाउंटेबिलिटी तो मेरे ख्याल में होनी चाहिए, क्योंकि अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई तो फिर ये वही बात हो गई कि जो बड़े लोग हैं उनका एक स्टैंडर्ड है और जो बेचारे आम आदमी लोग हैं उनका दूसरा स्टैंडर्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट को वो भी देखना है। दूसरे साइड से सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना है कि चलिए अगर आप कैंसिल करते हैं वो सारे ब्लॉक्स जिनकी प्रोडक्शन भी शुरू नहीं हुई इतने सालों में, चलिए हो गया। अब फिर तो दूसरे लोग हैं जिन्होंने काम शुरू किया है,
उनके भी अगर आप कैंसिल करेंगे यानी कि आप सबको सेम सजा दे रहे हैं। जिन्होंने काम भी शुरू किया उनको भी सेम सजा, मतलब और जिन्होंने काम नहीं अवैध शुरू तरीके किया से उनको मिल भी सेम जाए, सजा। काम अगर अवैध तरीके से मिल जाए तो सेम सजा कैसे है? पैमाना तो यही है ना कि आपने हमने हाँ नहीं सुनिए, है ना जी, कह लीजिए अपनी बात कह लीजिए सर। मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ। उसी पे आ रहा हूं। एक हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को देखिए, अगर इस बार जैसे प्रशांत जी भी कह रहे थे कि भाई 4 करोड़ टन की बात है, एक हिसाब से एक छोटा प्रोपोर्शन ऑफ ओवरऑल सिचुएशन है। अब अगर मेरे ख्याल में काफी सारी इसमें पॉसिबिलिटीज है जिसमें इसकी प्रोडक्शन बंद नहीं हो ना भी होगी, और सुप्रीम कोर्ट कह सकती है इसकी प्रोडक्शन चले, चाहे वो कोल इंडिया के अंडर चले, चाहे इन्हीं लोगों के अंडर चले, अंडर डिफरेंट टर्म्स। सुप्रीम कोर्ट के पास काफी ऑप्शंस है। मेरे ख्याल में हमें इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है, कांग्रेस पार्टी भी कहती है अपॉर्चुनिटी है। बाय द वे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो ऑब्जर्वेशंस है उसमें यह भी आपको मानना पड़ेगा कि वो सिर्फ यूपीए टाइम के बारे में नहीं कह रहे, ये पूरे टाइम के बारे में कह रहे हैं, ये पॉलिसी कैसे बनी। इसीलिए तो आप सब निर्दोष हो जाते हैं। लोगों को बताना चाहिए। नहीं निर्दोष की बात नहीं है। हाँ, इसमें कि निर्दोष की सब बात मिल के गलत कर रहे थे, ये अच्छा है। पॉलिसी गलत है। इसीलिए इस डिसीजन के गलती बाद इसमें है, जरूर है। हाँ, सलमान लेकिन साहब 2000 दर्शकों को याद दिलाना 2010 चाहिए में- कि इस नहीं, फैसले के बाद से ना आप सक्रिय हैं ना बीजेपी के लोग सक्रिय हैं। उसके पहले हर दिन आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सदन की कार्रवाई रुकती थी, देश का काम नहीं होता था। ये वो बताते थे कि आप घोटाला कर रहे हैं, आप बताते थे कि छत्तीसगढ़ वाले से भी वही चिट्ठी आई है, राजस्थान से भी वही चिट्ठी आई है, पश्चिम बंगाल से भी वही चिट्ठी आई है। अब आप लोग शांत हैं क्योंकि वो 93 से लेके उसमें कांग्रेस दो 3 प्रधानमंत्री तो आपके हैं जी। नहीं सुनिए बात, देखिए मैं तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल मानने वाली बात है, कोई इसमें कोई कह ही नहीं सकता कि गलतियां नहीं हुई है। इसमें क्रिमिनलिटी का भी एलिमेंट है और हमें मानना चाहिए। नहीं, वो क्रिमिनलिटी तो अलग है, वो तो प्रशांत जी का विषय है। मैं पॉलिटिकलिटी की बात कर रहा हूं, अगर कोई ऐसा शब्द है तो, है ना, कि भाई उसकी पॉलिटिकलिटी क्या है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, कोई आरोप प्रत्यारोप है, सब शांत हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करें, जैसे कोई विकल्प है कि आप नहीं कर सकते। वो तो जी नहीं सुनिए बात, लेकिन अगर कुछ इंप्रूवमेंट भी आई है 2010 में आई है, जब से ऑक्शन की तरफ हम बढ़े। ठीक, अब जो पुराना है उसको सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, और जो भी होगा कांग्रेस पार्टी हो, ये कोई नहीं कह सकता कि भाई हम नहीं मानेंगे, मानना तो पड़ेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है।